Jai Hind and most welcome to all of you. Again, the session is very important and interesting because we are going to study close test. Close test is really very important, interesting, as well as challenging topic for most of the candidates and students who are preparing for NDA, CDS, CGL, banking, DSSB, TGT, PGT और एनी टाइप ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो आज की क्लास में हम लोग क्लोज टेस्ट को देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्लोज टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग होता है, ये हमें पेपर में अक्सर नहीं बन पाते हैं, छूट जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमारा वर्ड मीनिंग कमज़ोर होता है और ग्रामर भी कमज़ोर होता है, क्योंकि एक क्लोज टेस्ट को सही करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है: वर्ड मीनिंग, ग्रामर प्लस रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि केवल रीजनिंग टॉपिक में ही अप्लाई नहीं होता। रीजनिंग इज़ यूज्ड एंड अप्लाइड एवरीवेयर एंड एनीवेयर, बिकॉज हमारा लाइफ जो है एक ऐसा चीज़ है जो कभी कभी हम लोग कॉम्प्लिकेशन से और डिफ़िकल्टीज़ में फंस जाते हैं। तो अपने रीजनिंग का मतलब होता है अपने दिमाग को लगाना, यानी कि राइट डायरेक्शन में अपने दिमाग का यूज करके एक संकट से निकल जाना रीजनिंग कहलाता है। तो यहाँ अब हमारे लिए ये तो बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद लगता है कि चारों सही है, किसको हम क्लिक करें। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के हर चीज़ होना चाहिए। आपके पास वर्ड पावर भी अच्छा होना चाहिए, स्टॉक। और दूसरी चीज़, आपको आपका जो ग्रामर है वो अच्छा कमांड होना चाहिए, जैसे प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। उसके बाद रीजनिंग लगाना होता है, और ये सारी चीज़ों के बाद मच मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। कि लोग कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, लेकिन प्रैक्टिस भी कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे पास ग्रामर का नॉलेज तो हो, वर्ड पावर अच्छा स्टॉक तो हो, ठीक है, तभी तो हम प्रैक्टिस कर पाएँ। डायरेक्ट अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और ना तो हमारे पास ग्रामर का नॉलेज है और ना ही मेरे पास वर्ड पावर का स्टॉक भरा पड़ा है, और सीधा हम प्रैक्टिस की दुनिया में उतर गए, तो होगा ये कि हम जितना प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए कुछ चीज़ें को ऑलरेडी हमें एडवांस में सरप्लस करके क्लियर कर लेना चाहिए कि ये चीज़ की ज़रूरत होगी इन चीज़ों के लिए। तो हमारे एग्ज़ाम में जब क्लोज टेस्ट आता है, जैसे CDS के पेपर में आते हैं, NDA के पेपर में आता है, ये 10-10 क्वेश्चन आता है, तो 10 में 10 सही हो सकता है। और अगर एक दो टिपिकल और डिफ़िकल्ट हो जाए जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं हो पाता है और ग्रामर में आप फंस रहे हैं, तो एक दो छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से अच्छा है कि क्वेश्चन को सेक्रीफाइस कर दीजिए, कुर्बानी दीजिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन दान पुण्य भी करना चाहिए। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा क्लोज टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट है, इतना इसके बारे में हस एंड फस है, बहुत हल्ला गुल्ला है कि बहुत डिफ़िकल्ट आता है क्लोज टेस्ट, बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत स्टूडेंट को परेशान करता है। ऐसा कुछ नहीं है। बी कूल एंड हैव पेशेंस, आपको टेंशन की बात नहीं है। आज हम लोग देखेंगे कैसे क्लोज टेस्ट को आसान बनाते हैं, एकदम ईजी फॉर यू। ओनली थिंग यू पे योर अटेंशन हियर। और आपको जो भी चीज़ इसमें हम बताएंगे, जैसे कुछ ग्रामर के रूल बताएं, कुछ टेक्निक बताएं, तो वो सब आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि मेरे पास नोट करवाने के लिए जगह नहीं है। हम बोलेंगे और आप सुन के नोट करेंगे, या आप जिस तरह से एडजस्ट करना हो, या बार बार इस वीडियो को देखेंगे ताकि आपका क्लोज टेस्ट के ऊपर अच्छा कमांड हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि द फैक्ट दैट एवरीवन एग्रीज। एग्रीज का मतलब होता है राजी होना। कहता है कि फैक्ट, एक सच्चाई है कि सब लोग राजी होते हैं। और इनका ऑप्शन देख लेते हैं, है डिस्पाइट, दो, इंस्पाइट और सो। अब देखिए यहाँ पे आपके पास, देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, दो का मतलब होता है यद्यपि, इंस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, और सो का मतलब होता है इस प्रकार। तो बताइए इनमें से कौन सा? कहते हैं कि सच्चाई जानने के बावजूद, यानी कि फैक्ट के बावजूद भी सारे लोग एग्रीज हैं, राजी हैं। एक देखिए, जब भी डिस्पाइट आता है तो एक सेंटेंस का अपोजिट मीनिंग देता है। जैसे हम कहते हैं कि सारे धन के बावजूद वह गरीबी का ज़िंदगी जीता है, तो ही लीड्स अ पुअर लाइफ डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ, यानी कि डिस्पाइट ऑल हिज वेल्थ ही लीड्स अ पुअर लाइफ, ठीक है। हम कहें कि इतने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया, तो डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम। इस तरह से हमको आप समझा रहे हैं, आप ध्यान समझिएगा। डिस्पाइट जब भी आता है तो अपोजिट मीनिंग देता है। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग निकल रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट, सच के बावजूद भी
दैट एवरीवन एग्रीज, सारे लोग राजी हो जाते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम होगा राजी नहीं होना चाहिए, सच के बावजूद सच बता दिया गया कि भाई ऐसा है, तुम राजी मत हो, आप राजी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। सो का कोई यहाँ सेंस नहीं दे रहा है और दो का यहाँ कोई सेंस नहीं हो रहा है। इसको जल्दी एलिमिनेट करके अपना कहानी ख़त्म करेंगे, क्योंकि अब दो में लड़ाई है, अब डिस्पाइट होगा या इनस्पाइट होंगे। तो अब ग्रामर पे आते हैं, ध्यान समझिएगा। डिस्पाइट इक्वल टू ट्रिक होता है, डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, यानी कि डिस्पाइट आता है तो ऑफ नहीं लगाते हैं, और इन स्पाइट आता है तो ऑफ लगाते हैं, यानी कि इन स्पाइट बिना ऑफ का नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इन स्पाइट के बाद ऑफ दिया ही नहीं है, यानी कि भी गया बच्चा कौन, डिस्पाइट। तो पेपर में बहुत सारे कॉमन एरर्स आते हैं डिस्पाइट से। अभी आप CGL और NDA और CDS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बार बार NDA और CDS में पूछा है डिस्पाइट से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा डिस्पाइट से अगर पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ऑफ लगा के आपको फंसाएगा कि डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई हिज एग्जाम। तो डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई हिज एग्जाम, आपका एरर हो गया ना, कहाँ पे, डिस्पाइट में ऑफ लगा दिया, ऑफ नहीं लगेगा, केवल बोलेंगे डिस्पाइट ऑल हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट क्वालिफाई हिज एग्जाम। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रिक जो मैंने बोला, यू कैन नोट इट आउट कि डिस्पाइट इक्वल टू इनस्पाइट ऑफ, यानी कि पेपर में इनस्पाइट देखे तो ऑफ लगाएंगे, लेकिन डिस्पाइट दिखे तो प्लीज़ ऑफ का यूज ना करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो वन क्वेश्चन इज़ वेरी मैंडेटरी एंड नेसेसरी, डिस्पाइट वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन इंग्लिश पेपर। Generally, one question is given from the board to check your level of grammar, whether you are in a commanding situation or uncommanding situation। तो ध्यान रखिएगा डिस्पाइट आएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको ये ट्रिक याद करना होगा, डिस्पाइट इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। चलिए यहाँ पे हम लोग भरते हैं डिस्पाइट, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये आपका डिस्पाइट होगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। अब देखिए इसी तरह से मीनिंग सिलेक्ट करके हम लोगों को आगे चलना है, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की बात नहीं। एग्रीज सेकंड में कहता है दिस मैटर्स, और देखिए एग्रीज वर्ड आया है, एग्रीज। अब ग्रामर में अगर आप प्रीपोजिशन अच्छा से पढ़े होंगे तो आप आराम से बना देंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट प्रैक्टिस के मैदान में उतर जाते हैं, और ना तो उनके पास ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज है, ना तो उसने कभी प्रीपोजिशन को ढंग से पढ़ा है। तो बताइए क्लोज टेस्ट एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर चीज़ को बुलाया जाएगा, क्योंकि उसमें प्रीपोजिशन आएंगे, उसमें कंजंक्शन आएगा, उसमें वर्ड पावर आएंगे, है ना, उसमें आपका रीजनिंग उतरेगा, उसमें आपका मीनिंग आएंगे। एक बात याद रखिएगा कि ग्रामर केवल सही होने से क्वेश्चन सही नहीं होता है, अगर मीनिंग गलत है तो ग्रामर को भी झुकना पड़ता है। याद रखिएगा ग्रामर तभी सही होता है जब मीनिंग सही होता है। तो इफ़ ग्रामर इज करेक्ट बट मीनिंग इज रॉन्ग, इट मीन्स सेंटेंस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो बोथ ग्रामर एंड मीनिंग मस्ट बी इन द राइट कोलैबोरेशन। ग्रामर और मीनिंग को राइट कोलैबोरेशन में होना ज़रूरी है, और ये कौन करेगा, आप करेंगे। आइए आपसे कैसे होगा, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। आप ग्रामर क्लियर कीजिए, आप वर्ड पावर को स्टॉक कीजिए, और आप तब जाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्लोज टेस्ट में कभी गाड़ी नहीं फंसेगी, बहुत एक्सेलरेट हो जाएगा, भूम भूम मतलब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए एवरीवन एग्रीज, एग्रीज के साथ हम बता रहे थे एग्री के साथ ऑन होता है। ट्रिक याद करेंगे, एग्री प्लस ऑन प्लस नॉन लिविंग थिंग, यानी कि थिंग का यूज करेंगे। लेकिन एग्री के साथ अगर पर्सन आए तो विथ का यूज करेंगे। तो आप देखिए एग्री है, एग्री के साथ दीज मैटर्स है, तो दीज मैटर्स तो नॉन लिविंग थिंग के तरह है, तो नॉन लिविंग के लिए ऑन का यूज करेंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, याद रखिएगा एग्री प्लस ऑन प्लस नॉन लिविंग थिंग, एग्री प्लस विथ प्लस लिविंग थिंग। आप ये अपना नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नोट करेंगे, कलम जब चलता है तो ये रास्ते से ऐसे रास्ते से होकर गुजरता है, ये मेहनत करता है, आपको इसका एहसान याद रखना चाहिए, कभी आप नहीं भूलेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर आप टाल मटोल या बाय द वे इसी तरह से खींच खांच के पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एग्री प्लस ऑन प्लस नॉन लिविंग थिंग, और एग्री प्लस विथ प्लस पर्सन। जैसे हम कहते हैं कि मैं आपसे राजी हूँ, तो आई एग्री विथ यू, वह मेरे से राजी है, तो ही एग्रीज विथ मी। ठीक है, क्योंकि पर्सन आ रहा है तो विथ का यूज करेंगे। लेकिन हम कहें कि मैं इस बात पे राजी हूँ, तो आई एग्री ऑन दिस मैटर, यहाँ ऑन का यूज करेंगे। तो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट।
दिस इज ग्रामर। तो बताइए कहाँ गाड़ी फंसी? कहीं गाड़ी नहीं फंसी। एग्री आया है और यहाँ नॉन लिविंग थिंग आया है, ऑन मारेंगे काम खत्म। अब इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में देखिए ऑफ है, इन है, बाई है, ऑन है। ये सब ऑप्शन दिया गया है कि आप भटक जाएं। आपको भटकाने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ा गया है एग्ज़ाम में। ये होना भी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट को भी तो पता चले कि वो कितना पढ़ाई किया है। हम ठीक से ग्रामर नहीं पढ़े हैं, प्रीपोजिशन की तैयारी नहीं किए हैं। प्रीपोजिशन में क्या आता है? इन, एट, विथ, बाई, फॉर, फ्रॉम का यूज कहाँ करते हैं? अगर ये हमारी कमजोरी है तो बताइए क्लोज टेस्ट कमज़ोर है मेरा, है ना? कि क्लोज टेस्ट तो यहाँ पे हर चीज़ों का एक्सपेरिमेंट होगा। आपका पूरे ग्रामर के हर चैप्टर को मैदान में उतारा जाएगा। यही क्लोज टेस्ट है। कहीं से क्वेश्चन दे सकता है। तो प्रीपोजिशन से आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस मैटर्स एंड टॉक्स अबाउट देम, नथिंग एवर गेट्स। अब ये देखिए गेट्स आया है। अब गेट्स के बाद थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। देखिए टच है, वर्क है, डन है और हैव है। तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग आप निकाल सकते हैं कि इतने सच के बावजूद भी सारे लोग राजी हो जाते हैं इन बातों पे और बात करते हैं उनके बारे में। नथिंग एवर गेट्स, नहीं कुछ होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। गेट्स के बाद अब यहाँ पे देखिए फिर से ग्रामर आ गया। आपको एक स्ट्रक्चर और ग्रामर का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पेपर में गेट जैसा वर्ड आ जाए तो गेट के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और आप अगर ये स्ट्रक्चर जानते होंगे तो आपके लिए ऑप्शन कुछ भी नहीं रखता है। इसमें बताइए वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन है? फिर अभी बता रहे हैं गेट ग्रामर का वह स्ट्रक्चर है। अगर उसके बाद वर्ब आए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे हम कह दें कि मैंने उसको पकड़वाया तो क्या अंग्रेजी बोलेंगे? आई गॉट हिम अरेस्ट कि आई गॉट हिम अरेस्टेड? ये बोलेंगे आई गॉट हिम अरेस्टेड, क्योंकि गॉट आया है। गॉट के बाद अगर वर्ब कहीं भी आ जाए तो V3 का यूज करेंगे। मैंने उसको पकड़वाया, आई गॉट हिम अरेस्टेड। मैंने उसको पिटवाया, आई गॉट हिम बीटन। ठीक है, मैंने उससे यह काम करवाया, आई गॉट हिम डन दिस वर्क। ठीक है, क्योंकि डू नहीं करेंगे, आई गॉट हिम डन। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आपको ये पता चल गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, आपको जैसे भी डेवलप करना हो या नोट बनाइए या इस वीडियो को बार 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 आप देखिए ताकि आपका कुछ कंसेप्ट क्या हो, हाईलाइट हो, आप में बूस्ट ऑफ एनर्जी आए। ठीक है, तो क्या बताया मैंने? गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। आपको कहीं लिख देते हैं, जैसे देखिए गेट प्लस V3। याद रखिएगा कि अक्सर गेट के बाद अगर वर्ब आएंगे तो V3 की अवस्था में होगा। आप अब यहाँ पे आते हैं, आपका ये रहा क्वेश्चन गेट्स वाला थर्ड नंबर। थर्ड में टच V3 नहीं है, हटाइए। वर्क V3 नहीं है, हटाइए। डन V3 है, सेलेक्ट कीजिए। हैव को हटाइए। हैव तो वर्ब है नहीं, वो तो एक्सिलरी वर्ब है। तो आपका फाइनल आंसर हो गया, डन भरिए काम खत्म। आए टेंशन ले रहे हैं। अब यही चीज़ है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बार बार रोते गाते खूब रहते हैं कि भाई मेरा क्लोज टेस्ट नहीं हो पाता है। हम लोग अब क्या करें? अब लगता है कि अब बहुत ऐसे नेगेटिव पॉइंट आपके दिमाग में विचार ख्याल आते रहते हैं। आप प्रैक्टिस करते नहीं हैं, इस टॉपिक को कमांड करते नहीं हैं, बस अपने धुन में मस्त। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? गेट के बाद V3। चलिए यहाँ हो गया डिटोरिएटिंग। अब कुछ वर्ड, ये जो वर्ड आ गया है डिटोरिएटिंग, अब कुछ स्टूडेंट को परेशान करेगा एग्जाम में। अब उसको वर्ड मीनिंग नहीं याद है, बेचारा परेशान है। डिटोरिएटिंग भाई क्या होता है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहीं पे आकर उसका दम टूट जाएगा। अब वो आगे सोचेगा कि 4-5 और करके या नहीं भी करके छोड़ देगा, कहीं हटाओ इसमें हमारा दिमाग टेंशन में आ गया है क्योंकि हमसे हो ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, एक दो वर्ड अगर डिफिकल्ट आ जाए तो आगे बढ़िए। आगे बढ़ के भी कुछ मीनिंग निकाल सकते हैं, कुछ रीजनिंग, कुछ ग्रामर, कुछ लॉजिक अप्लाई करेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी यहाँ पे अप्लाई करना है। ग्रामर तो चलेगा, वर्ड पावर अगर है तो अति उत्तम। नहीं है आपके पास डिटोरिएटिंग, एक्चुअल में इसका मतलब होता है डिटोरिएटिंग का मतलब फेल्योर, टूट जाना, बिखर जाना के सेंस में आया है। तो देखिए क्या कहता है, द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है, सामाजिक धागा या पोशाक जो भी आप मानते हैं, इज डिटोरिएटिंग, बिखर रहा है, टूट रहा है, फेल्योरिंग की स्थिति में है। और एन और रेट। अब देखिए ये हमारे देश में क्या क्या मतलब गतिविधियां हो रही है, क्या टूट रहे हैं, क्या बिखर रहा है, क्या निगेटिव पॉइंट है के बारे में ये पैसेज आया है कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर क्या होते हैं, टूटते हैं। और आगे इसमें देखिए डिटोरिएटिंग आया ही होगा, लॉ एंड ऑर्डर आए हैं। तो देखिए इसे अभी आपको समझाते हैं। तो द कंट्री इज डिटोरिएटिंग और एन और रेट। अब एन देख करके आप दिमाग लगा सकते हैं कि ओ माय गॉड, एन आया है तो
भाई एन के बाद तो वॉवेल आया होगा। इस ऑप्शन में चलते हैं पांचवा में देख लीजिए क्या क्या है। तो चाहे कोड नंबर ही करते हैं। यहाँ देखिए रेट की भी बात की गई है। अब चलिए 4 नंबर का ऑप्शन देखते हैं। ऑन है, फ्रॉम है, आफ्टर है और एट है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी रेट बताया जाए, स्पीड बताया जाए, प्रॉफिट बताया जाए या लॉस बताया जाए तो ऐट का ऑप्शन एकदम क्लियर है। तो ट्रिक नोट कर सकते हैं आप। क्या क्या बताया मैंने ग्रामर में? रेट बतलाने के लिए ऐट आएगा। स्पीड, प्रॉफिट और लॉस, ये सब बतलाने के लिए ऐट का यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि सर कैसे, जैसे हम कहें कि ट्रेन बहुत हाई स्पीड में चल रही है तो द ट्रेन इज रनिंग, क्या बोलेंगे? एट हाई स्पीड। यानी स्पीड बताया जा रहा है तो ऐट का यूज करेंगे। तो यानी कि रेट या स्पीड कुछ भी बताया जाए तो एट द रेट ऑफ, हम लोग बोलते हैं ना एट द रेट ऑफ, तो याद रखेंगे ऐट का यूज करेंगे रेट बतलाने के लिए और स्पीड बतलाने के लिए और प्रॉफिट और लॉस। जैसे हम कहते हैं कि राजू ने अपनी बाइक हाई प्रॉफिट पे बेच दिया तो क्या बोलेंगे? राजू सोल्ड हिज बाइक एट हाई प्रॉफिट। तो यहाँ प्रॉफिट बताया जाए तो भी एट आया, तो राजू सोल्ड हिज बाइक एट हाई प्रॉफिट। तो 4 चीज़ यू कैन नोट इट आउट। क्या बताया मैंने? रेट, स्पीड, प्रॉफिट और लॉस बतलाने के लिए ऐड चलता है। तो प्रीपोजिशन को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्लोज टेस्ट है ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट आप हैं, क्योंकि आप ही अपने आप में डिफ़िकल्ट हो गए हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रैक्टिस करते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस चुटकी बजाए निकाल देंगे। यहाँ पे क्या बताया? रेट बतलाने के लिए क्या भरेंगे? ऐट। यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है? 4 में हमारा क्या है? ऐट इज द राइट आंसर। यहाँ एन है, वॉवेल देखते हैं किस में है। अलार्मिंग वॉवेल है, अनवर्डिंग वॉवेल है, क्यूटिंग, ये वॉवेल नहीं हटाइए इसको, सी वॉवेल नहीं हटाइए इसको, हो ही नहीं सकता क्योंकि एन के बाद वही चीज़ आता है जो वॉवेल होता है। तो हमारा वॉवेल 2 ही में मिला है, अनवरिंग और अलार्मिंग। तो अनवरिंग होगा या अलार्मिंग होगा, अब ये देखना है। तो यहाँ पे देखिए रेट कैसा है, तो ये एक ऐसा सिचुएशन बताया जो फेल्योर होने की स्थिति में है, एक अलार्मिंग रेट है। अलार्मिंग यहाँ तो कोई भी भर देगा, अरे भाई अलार्मिंग रेट है यार, ये अनवरिंग नहीं है, अलार्मिंग भरेंगे। यहाँ पे भरिए 5 में ALARMING, 6 में अलार्मिंग। अब आइए कहता है कि द सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री, हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है, इज डिटोरेटिंग, मतलब बिखर रही है, टूट रही है, एट एन अलार्मिंग रेट, बहुत अलार्मिंग रेट पे टूट रही है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग घंटी बज चुकी है कि हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है एकदम बिखर रहा है। ठीक है, अब आगे आते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज आर बिकमिंग। अब हुआ क्या? अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर का काम क्या है कि हमारे देश में जो कुछ भी बिखर रहा है, जो टूट रहा है, जो सेंटर से हट रहा है, ठीक है, जो अनमैनेज्ड हो रहा है, उसको मैनेज करना लॉ एंड ऑर्डर का काम है। बहुत बार क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर भी फेल हो जाता है। तो एक होता है कि जब आवर सेंटर हैज़ बिकम वीक एंड लूज बिकॉज आवर लॉ एंड ऑर्डर हैव बीन ब्रोकन। हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो टूट चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमारे ख़त्म हो चुके हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अगर रहेगा तो हर चीज़ सेंटर में रहेंगे और ठीक रहेगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो आइए, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज आर बिकमिंग, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है वो क्या हो रही है? तो 6 नंबर में अब क्या हो रही है ये देखना है और आगे भी पढ़ लेते हैं। वाइल क्रिमिनल एलिमेंट्स, अब देखिए अगर लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर पड़ेगा तो क्रिमिनल एलिमेंट्स ज़्यादा उत्पात मचा देंगे। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर अगर पावरफुल है यानी कि लाइट में है तो क्रिमिनल लोग भी एकदम अंडर पावर में रहेंगे कि ज़्यादा उछलेंगे नहीं। ठीक है, नहीं। और जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर हुआ कि क्रिमिनल बस दिन दहाड़े पुलिस के सामने उसके आंखों के सामने क्राइम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इतना इजी पैसेज है। अरे पेपर में क्या होता है ना कि हम लोग एग्जैक्ट वे में मीनिंग भी नहीं निकाल पाते हैं और ग्रामर तो हमारा पहले से ही स्थिति खराब रहती है ग्रामर का, क्या करें हम लोग मन से ना तो कंजंक्शन पढ़ते हैं ना प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, अब बस खाली टाल मटोल के चैप्टर वाइज से पढ़ लेते हैं। कोई टॉपिक क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाई होता है, बस एक दिन में एक टॉपिक उड़ा दो बस हो गया, जय श्री राम, है कि नहीं? खैर जय श्री राम कच्ची बने और जय श्री राम। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज आर बिकमिंग, क्या हो गया?
6 में देखते हैं ऑप्शन क्या है। इफेक्टिव, क्या लॉ एंड ऑर्डर ऑफ जो है हमारा एजेंसी ये इफेक्टिव हो रहा है कि अनइफेक्टिव हो रहा है कि डेमोरलाइज्ड हो रहा है। भाई अब ये तो सारा चीज़ यहाँ पे देखेंगे। और अब वाइल का मतलब होता है जब कि। ये देखिए जब वाइल आता है ना तो एक दूसरे सेंटेंस में कंपैरिजन होता है। एक सेंटेंस को बढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे, एक सेंटेंस को नीचे गिरा देंगे, तो वो वाइल आता है। जैसे हम कह देना कि जब तुम सो रहे थे तब मैं पढ़ रहा था। अब बताइए कंपैरिजन हो गया कि नहीं? बताइए कहाँ सो रहा था, कहाँ हम पढ़ रहे थे। तो आई वॉज रीडिंग वाइल यू आर स्लीपिंग, तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो जब तक हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस के ऊपर टारगेट नहीं करेंगे और किस तरह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में वर्ड का यूज होता है, अगर ये नहीं जानेंगे तो हमारे ऑलरेडी जो सेंटर ऑफ थिंकिंग है, जो हमारे सही आंसर देने का एक केंद्र है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कितना अच्छा लाइन है वाइल। वाइल का यूज दो सेंटेंस में कंपैरिजन करने के लिए होता है, जहाँ एक सेंटेंस को हायर बताया जाता है और दूसरे सेंटेंस को लोअर, ठीक है। या दूसरे सेंटेंस को लोअर बताएगा तो फर्स्ट सेंटेंस को हायर। तो हम कह देंगे कि यू आर स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, जब तुम सो रहे थे तब मैं पढ़ रहा था। तो एक कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे। कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज आर बिकमिंग, क्या होगा भाई? तो इसमें देख लेते हैं, हमारा ज़्यादा चांसेस है अनइफेक्टिव। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है अनइफेक्टिव है, तभी तो क्रिमिनल चांस जो एलिमेंट्स है ये अपने आप को उत्पात मचा रहे हैं। जब वो, तो ये हो गया अनइफेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, 6 नंबर है अनइफेक्टिव। आपका सही आंसर जा रहा है अनइफेक्टिव। डेमोरलाइज्ड भी है, लेकिन डेमोरलाइज्ड वर्ड इसके लिए नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसके लिए अनइफेक्टिव, क्योंकि इफेक्ट पड़ता है ना लॉ एंड ऑर्डर का हमारी सोसाइटी पे, हमारे कंट्री में। हमारे जो लोग अराजकता फैलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा कमज़ोर हो गया है, अनइफेक्टिव हो गया है, जबकि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है ये सरदार बने घूम रहे हैं। क्रिमिनल एलिमेंट 7 अपने आप मीनिंग निकल जाएगा। देखिए क्रिमिनल एलिमेंट्स वाज, इज, हैव और आर, इसमें क्या होगा आप ही बताइए। इतना तो कोई भी बता देगा। देखिए यहाँ क्रिमिनल एलिमेंट्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब आएगा। अब प्लूरल वर्ब इसमें से किस में है? 2 में है, सी में है और डी में है। तो आप ही बताइए। आगे देखिए एलिमेंट 7, आगे देखेंगे टॉकिंग है, सॉरी टॉकिंग नहीं, टेकिंग। टेकिंग का मतलब भी फॉर आई एन जी। तो आई एन जी किसके साथ लगता है? हैव के साथ तो नहीं लगेगा, हैव के साथ तो भी3 लगता है, आर लगेगा। सही आंसर हो गया। बस अभी एक थोड़ा ग्रामर, रीजनिंग, लॉजिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम घबराएगा। क्रिमिनल एलिमेंट्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री व्हाइल दिस हैपेंस, द अपोजिशन स्पेंड्स इट्स टाइम। और जो अपोजिशन है, एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर टूट रहा है, दूसरी तरफ क्रिमिनल जो एलिमेंट्स है वो हावी हो रहा है हमारे देश में। और एक तरफ पॉलिटिक्स में जब सोचा जाए तो यहाँ पे सारा लोग अपने वोट पर, यहाँ पे देखिए द अपोजिशन स्पेंड्स, अपोजिशन स्पेंड करता है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है किस टाइम? मैटर को क्या बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर आ गई है, कॉम्प्लिकेटिंग, सोल्विंग, प्लॉटिंग या टॉकिंग। तो टॉकिंग यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है, इसको जल्दी हटाइए, इसका कोई सेंस नहीं है। प्लॉट नहीं बन रहा है। जो 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 ये बात बोल रहा है, क्रिमिनल एलिमेंट्स आर टेकिंग ओवर द कंट्री व्हाइल दिस हैपेंस, द अपोजिशन स्पेंड्स इट्स टाइम। ये टाइम को क्या बना देता है? कॉम्प्लिकेटिंग। ये आंसर है कॉम्प्लिकेटिंग। यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेटिंग भरेंगे, कॉम्प्लिकेटिंग, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कॉम्प्लिकेटिंग दैट विल बी यूज्ड इन 8 नंबर। देयर इज एन ऑब्सेशन। अब ऑब्सेशन का मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो ऑब्सेशन नहीं पता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और दिक्कत भी नहीं आएगी यदि आप ग्रामर के ऊपर या लॉजिक के ऊपर काम करेंगे, तो बिना वर्ड पर 1-2 वर्ड मीनिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर जानते हैं तो अच्छा रहेगा। तो कहते हैं कि देयर इज एन ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है एक अजीब तरह का थॉट, जैसे डिजायर, पैशन। एक लोगों का डिजायर बन चुका है, मतलब कन्विक्शन, विश्वास, बिलीव कह सकते हैं आप, BELIEF। तो देयर इज एन ऑब्सेशन टू, अब देखिए टू वोट बैंक्स। वोट बैंक्स के प्रति लोगों का क्या बिलीफ है? 9 नंबर पे आते हैं, देखते हैं क्या है। थिंग है,
डट जो है, रिमूव है, और पाउंडर। एक बात यहाँ लॉजिक लग रहा है, याद रखिएगा, बिलीफ है, बिलीफ यानी कि कंसीडर वर्ड आया है, याद रखिएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ को बिलीव करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उसी टाइप का वर्ड देते हैं। तो ये बिलीव करते हैं टू पॉन्डर टू वोट बैंक्स, यानी कि पॉन्डर वर्ड का इस्तेमाल यहाँ किया जाएगा, इससे रिलेटेड है कंसीडर से। तो बहुत बार हमारा वर्ड जो दूसरे वर्ड से रिलेटेड होता है, सही आंसर का सिलेक्शन कर देता है। यहाँ पे पॉन्डर भरेंगे, PONDER, इसका मतलब ये होता है विचार करना, ये विचार करने से रिलेटेड है। तो देयर इज एन ऑब्सेशन टू पॉन्डर टू वोट बैंक्स, जो हम लोग किसके ऊपर विचार करते हैं, वोट बैंक्स के ऊपर में। जो अपोजिशन लीडर है, इन लोगों का यही काम है, वोट बैंक्स के बारे में सोचते रहते हैं, भाई ये कैसे बढ़े, चाहे लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, चाहे क्रिमिनल चार्जेज बढ़ते जा रहे हैं देश में। तो एक वोट बैंक जब आता है तो इसके बारे में लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं सोचते हैं, जिससे हमारा क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है हावी हो जाता है। आगे आइए, टू द डेट्रीमेंट, ये देखिए डेट्रीमेंट। अब ये डेट्रीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ये डेट्रीमेंट का मतलब नहीं जानते तो भी ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो डेट्रीमेंट एक निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है हार्मफुल। तो टू वोट बैंक्स टू द डेट्रीमेंट, जो हार्मफुल है, ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ के लिए हार्मफुल है। एल्स देयर इज नो एग्जाम्पल वी कैन कोट विच वुड पॉइंट टू देयर हैविंग एवर डन एवरीथिंग, और 10 का ऑप्शन है एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन है, डिस्ट्रक्टिव है और डिजास्टरस है। तो बताइए ये दोनों निगेटिव वर्ड है और दोनों का सिनोनिम है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिजास्टरस। तो आप लोग सिनोनिम एंटोनिम याद किए होंगे तो पता होगा कि जब भी एक समान सिनोनिम दो ऑप्शन में आ जाए तो कोई आंसर, दोनों में से कोई आंसर नहीं हो सकता। तो यानी कि ये सिनोनिम है दूसरे, और होना रहता है तो एक ही दे देते हैं, डिस्ट्रक्टिव है, डिजास्टरस है। अभी एक वर्ड है कंस्ट्रक्टिव और एक वर्ड है रिफॉर्मेटिव। अब ये दोनों दे दिया है। तो रिफॉर्मेटिव का मतलब होता है सुधारना, और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि कुछ तैयार करना अलग से। ये पुनः सुधारने का मतलब होता है। तो अब इसमें ये भी एक निगेटिव वर्ड है, जबकि ये प्योर पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ लाइन देखते हैं, देयर इज नो एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल नहीं है कि वी कैन कोट, कि हम लोग कोट कर सकें, विच वुड पॉइंट, कि ये पॉइंट ठहरा सके, टू देयर हैविंग एवर डन, कि जो कुछ भी हुआ है, एनीथिंग इज कंस्ट्रक्टिव, कि भाई कंस्ट्रक्टिव हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। ऐसा कुछ भी बात नहीं है जो हम लोग ये पॉइंट ठहरा सके कि कोई भी काम कंस्ट्रक्टिव हुआ है, क्योंकि देयर इज नो एग्जाम्पल, यहीं पे ये हो गया है। इसके बाद नो एग्जाम्पल के बाद जो सेंटेंस चलेंगे वो पॉजिटिव चलेगा। अब पॉजिटिव में यही ऑप्शन है, ये भी नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। तो काम हमारा हो गया। तो इस तरह से एग्जाम में कुछ रीजनिंग, कुछ वर्ड पावर और लॉजिक और मीनिंग लगा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने क्लोज टेस्ट को करते हैं। अगर पेपर में मान लिया बाय द वे कि 10 क्लोज टेस्ट पूछा है और 1-2 क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, तो बिल्कुल अगर आपका सिचुएशन मतलब डेंजर में है, यानी कि आपसे नहीं बनने वाला क्वेश्चन है, तो छोड़ दीजिए, 8 ही क्वेश्चन बनाइए, कम से कम सही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट बहुत डिफ़िकल्ट और हार्ड आता है और आपको परेशान करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। बस यही करना है कि आपके पास वर्ड पावर का स्टॉक हो। यू नीड टू डेवलप द पावर ऑफ योर द स्टॉक ऑफ योर वर्ड पावर, ठीक है। द बेटर यू हैव वर्ड पावर, द मोर चांसेस फॉर यू दैट यू कैन डू एनी टाइप ऑफ क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट इन अ वेरी इजी वे। तो इसमें आपको हेल्प मिलता है। सोचिए आपका पेपर में कंप्रीहेंशन आता है, कंप्रीहेंशन में अगर कोई टिपिकल और डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ स्टूडेंट को ऐसे वर्ड से मुलाकात हो जाता है कि उसका वो मीनिंग नहीं जानता है, अब वो वहीं पे उसका दम घुट जाता है, वो छोड़ देता है कि अब छोड़ो यार, पैसेज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्ड पावर कमज़ोर है। और पैसेज में तो वर्ड पावर ही चाहिए, ग्रामर तो खैर आप किसी न किसी रूप में डेवलप कर लेंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट में वर्ड पावर, ग्रामर, रीजनिंग और मीनिंग सारा चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इजी, सो हैव पेशेंस एंड बी कूल and try to practice more and more so that you can develop very good marks in your competitive examinations. Thank you very much, and I hope you might have enjoyed my class and my session. We shall meet again in the next session. So thank you very much and best of luck.